हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल एडुजोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि पेपर में आने वाले सवाल किस तरीके से होते हैं। और मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं इसमें, ठीक है, वो भी आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा। साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ टेलीग्राम पेज पर आपके सारे पीडीएफ में सारे सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करवा कर रखे हैं मैंने आपके वहाँ पे। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ठीक है, आज इस पर बात करेंगे हम और इसके सारे क्वेश्चंस और इसको डीपली पढ़ेंगे जो भी पेपर में सवाल आते हैं। पहला पॉइंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2022 के अध्यक्ष जो हमारे चेयरमैन थे वो थे हमारे कस्तूरी रंजन। ओके, डॉक्टर कस्तूरी रंजन। ये पॉइंट याद रख लेना, पेपर में कई बार पूछा गया है। जो पिछली बार सीटेट हुआ है हमारा, तो उसमें ये क्वेश्चन आए थे कि जो हमारे अध्यक्ष हैं NEP के, वो कौन थे? वो थे कस्तूरी रंजन। ठीक है, NEP 2020 को लेने के लिए, ठीक है, लाने के लिए कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2022 को दी गई थी। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट है लाने के लिए जो हमारी डेट है वो 31 मई 2022 है। ठीक है, आगे चलते हैं। द न्यू NP इज बेस्ड ऑन 4 पिलर विच आर एक्सिस इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह बताया गया है कि जो हमारा 10+2 का जो सिस्टम है ना, उसको रिफॉर्म करने की बात कही गई है। ओके, साथ ही इस रिफॉर्म के अंतर्गत 10+2 को 4 अलग अलग भागों में बांटने की बात कही गई है। कहने का मतलब यह है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है जो इसके चेयरमैन थे, वो हमारे थे कस्तूरी रंजन। ठीक है, NPE की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 31 मई 2022 को। ओके, और इसमें इसमें 4 पिलर है। किस सिस्टम को इन्होंने 10+2 को सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की गई है और उसको 4 अलग अलग भागों में बांटने की बात कही गई है। आगे आते हैं। ओके, 10+2 का सिस्टम जो है, ये पेपर में सवाल आया था। 5+3+3+4 ये सिस्टम इन्होंने बनाया है। ओके, पेपर में सवाल भी आया था कि क्वेश्चन आया था कि जो 4 पिलर्स है उनके बारे में बताइए। तो पेपर में था कि आपका यहाँ पे 3 की जगह 4 डाल दिया, फिर यहाँ के 3 की जगह 5 डाल दिया, ऐसे करके। तो इसका पूरा सीक्वेंस है 5+3+3+4। ओके, 5 साल, मतलब 5 साल बच्चा अपने कहाँ व्यतीत करेगा? 5 साल। ठीक है, पहला है मूलभूत, सबसे फाउंडेशनल, मतलब मूलभूत कहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा। 3 से 6 साल का जो ईयर है ना बच्चे का, 3 से जो 6 साल का ईयर है, वो बालक प्ले स्कूल में बिताएगा, जैसे आंगनवाड़ी। ओके, और जब 6 से 8 साल का हो जाएगा तो बालक फर्स्ट और सेकंड में आएगा। ओके, दोबारे यहाँ सबसे पहले 5 साल की बात की गई है, 4 भागों में डिवाइड करा है, 5+3+3+4। तो पहले जो 5 है हमारा, ये जो हमारा 5 है, इसको उन्होंने मूलभूत में बांटा है। ठीक है, मूलभूत में उन्होंने 2 में डिवाइड करा है। पहला आपका इसमें हो गया 3 से 6 साल और दूसरा है 6 से 8 साल। ठीक है, 3 और 2 5। ओके, ये 3 साल हो गए और ये 2 हो गए, 3 2 5 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहला शुरुआत के जो 3 से 6 ईयर का जो बच्चा है, ठीक है, वो हमारा प्ले स्कूल में रहेगा, जैसे आंगनवाड़ी। और जो 6 से 8 ईयर का जो होगा, जब वो होगा तो वो फर्स्ट से और सेकंड क्लास में आ जाएगा। उसके बाद हमारी बात की गई है हमारी प्रारंभिक शिक्षा। जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होगी, जिसमें हम जैसे हम सीटेट में जो पूछा जाता है, जो सिलेबस पूछा जाता है, वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ 3rd से 5th क्लास में बच्चा आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर हमारा आता है मिडल, मध्य में यहाँ से 11 से 14 वर्ष का बच्चा होगा, जो 6ठी से 8वीं क्लास में के बालक आते हैं। ओके, मध्य में क्या होगा? 11 से 14 वर्ष का बच्चा होगा जो 6ठी से 8वीं क्लास में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे माध्यमिक, मतलब सेकेंडरी में 14 से 18 ईयर हो जाएंगे, और जहाँ 9वीं से
ट्वेल्थ क्लास में वो आ जाता है। ओके, कोई डाउट है इसमें? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 10+2 के को जो पिलर्स है उसको 4 भागों में बांटने की बात कही गई है। ठीक है, इसमें हमारा सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, सुनने में कोई दिक्कत हो तो मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। इसमें 3+6 का जो एज है हमारी बच्चे की, इसमें आंगनवाड़ी में रहेगा, और 6 से 8 साल के फर्स्ट और सेकंड ईयर में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आ जाएगा। ओके, रही बात इसकी थर्ड की, तो इसमें थर्ड से फिफ्थ क्लास में 3 साल वो यहाँ पे बिताएगा, और वही 3 साल यहाँ पे 6, 7, 8 हो जाएंगे, और फोर्थ में 9, 10, 11, 12। ओके, आगे चलते हैं। एनपी 2020 में हमें आकलन असेसमेंट को किस तरीके से करना है, इसके लिए एनपी 2020 में हमें एक शब्द दिया गया है जिसे कहते हैं परख। ठीक है, पेपर में सवाल आता है परख किससे रिलेट करता है, तो हमारा एनपी 2020 से करता है। ओके, ये बात प्लीज़ अब याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। परख, यह शब्द एनपी 2020 से संबंधित है, यह बात आपको याद रखनी है, पेपर में कई बार पूछा गया इसलिए। ठीक है, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान और विश्लेषण। एनपी के की देख लेते हैं, कुछ मेन कीज जो हमारे पेपर में पूछ ली जाती हैं इसके अंदर से। मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पहला पॉइंट है मातृभाषा, मदर टंग अप टू 5th। जो शिक्षा हम बच्चे को दें वह मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा देने का महत्व यह है कि जब बच्चा अपने घर में बोले जाने वाली भाषा में स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है तो इससे बच्चा जल्दी संपर्क में आएगा, और साथ ही हम कक्षा 5वीं तक बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मातृभाषा में ये होता है कि जब बच्चा अपनी मदर टंग में होता है और जो घर में बोलचाल की भाषा होती है उस बच्चे उसको संपर्क करने में या उससे हम कम्युनिकेशन जो स्किल होती है उसकी सूझबूझ होती है उससे सरलता से सीखेगा। जबकि अगर हम उसे 5वीं क्लास या उसमें इंग्लिश सिखाएं तो वो उसमें नहीं पकड़ पाएगा, उतनी पकड़ नहीं पकड़ पाएगा जो उसकी मदर टंग में चलती है। ओके, आगे चलते हैं। कोडिंग क्लास फ्रॉम 6th क्लास, हमें यह ध्यान रखना है कि कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे हैं उनको कोडिंग सिखानी है। कोडिंग सिखाने से यह होगा कि वह कंप्यूटर के साथ और अधिक फैमिलियर होंगे। यह समय बालकों के लिए आईसीटी का है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अपने शिक्षा के साथ जोड़ना। इसी से हमारी जो कक्षा है वह स्मार्ट क्लासेस में परिवर्तित हो रही है, इसलिए हमें कक्षा के 6 के बालकों को कोडिंग सिखानी है ताकि भविष्य में मदद मिल सके। इसके साथ साथ कक्षा 6 के बाद वोकेशन की भी बात कही गई है, किसमें एनपीई में, कि बालकों को कक्षा तक सीमित न रखें और हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी है जिससे बालक के भविष्य में व्यवसाय में मदद मिले। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 6th क्लास में जाती बच्चों को कोडिंग सिखानी है और उसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ उसे संपर्क करना है ताकि स्मार्ट क्लास बन सके, और साथ ही 6ठी का वोकेशनल की बात की गई जिससे बच्चा व्यवसाय कर सके। ओके, उसके व्यवसाय में उसको मदद मिले। आगे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हम अपना 360 प्रोग्रेस कार्ड, जिसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं, हम जो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाना है वह 360 बनाना है। ठीक है, 360 का अर्थ है कि हम बालक को कक्षा, पुस्तक, विद्यालय तक सीमित न रखें तथा उसका सतत विकास CCE सतत एवं व्यापक विकास, मैं आपको पढ़ाऊंगा, सतत एवं व्यापक विकास मूल्यांकन जो होता है वो करें। की बात यह है कि बालक का सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है या नहीं, जैसे संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा हर तरीके के विकास को साथ में लेकर चलना है। इस तरह बालक का 360 प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है, बनता है। ओके, तो हमें ये बात की गई कि जो बालक का जो विकास होता है ना वो 360 प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पर 360 विकास होना चाहिए उसका, मतलब सभी क्षेत्रों में CCE उसका सभी क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए बच्चे का। पेपर में सवाल किया गया है कि इसका मेन जो हमारा NPS का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, तो इसका एम यही है कि 360 प्रोग्रेस कार्ड बनाना। ओके, मैंने लिखा हुआ है नोट,
NP 2020 का मेन एम है 360 प्रोग्रेस कार्ड बनाना। ठीक है, पेपर में सवाल आ चुका है। 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, जो होता क्या है, ओके, इसमें आता है हमारा प्रोग्रेस इन कॉग्निटिव इफेक्टिव मतलब इमोशनल साइकोमोटर डेवलपमेंट, जो हमारी मसल्स पर कंट्रोल होता है या बैलेंस से संबंधित होता है। इन सभी चीज़ों में बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, साइकोमोटर डेवलपमेंट होते हैं जो हमारी पकड़्स होती हैं। ठीक है, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल मैंने आपको पढ़ा रखा है अपने ग्रोथ वाले चैप्टर में। ठीक है, उसमें बैलेंस होना चाहिए, किस चीज़ में बच्चे का इमोशन जुड़ा हुआ है और उसकी सारी चीज़ें जो क्रियाएं हैं वो सारी जुड़ी हैं, वो सारा हमारा प्रोग्रेस कार्ड में होना चाहिए। दूसरा, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। ठीक है, बच्चे का जो आकलन करना है ऐसे तरीके से करना है कि बच्चा खुद को भी असेस कर सके कि खुद क्या सीख रहा है, इस चीज़ को भी वह खुद समझ सके और साथ ही अपने पीर मतलब दोस्तों या साथियों के साथ भी अपना असेसमेंट कर सके। ओके, थर्ड है हमारा प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट बेस लर्निंग। लर्निंग बालक का जो अधिगम हो वह प्रोजेक्ट बेस हो। प्रोजेक्ट बेस से बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखेगा। यहाँ बालक करके सीखेगा। ठीक है, जब भी प्रोजेक्ट बेस होगा तो बच्चा क्या करेगा, खुद करेगा, और खुद करेगा तो उसे ज़्यादा सीखेगा। NPE हमारे NCF और हमारे आधे से ज़्यादा भी चीज़ें होती हैं बच्चा जब खुद करके सीखता है। जिन पे आज ने भी बच्चा क्या है कि एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, जो भी सारी चीज़ें होती हैं जब बच्चा कब सीखता है, जब वही सीखेगा जब बच्चा खुद करके सीखेगा। ठीक है, पोर्टफोलियो असेसमेंट, बच्चे का जो आकलन कर रहे हैं वह पोर्टफोलियो से संबंधित होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी क्रियाकलापों का रिकॉर्ड या लेखा रखा जाता है। ओके, इन चारों में से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इंक्लूसिविटी, ठीक है, या इंक्लूसिव समावेशन, हमें अपनी कक्षा में हर प्रकार के बच्चों को समान रूप से पढ़ाना है और समान नज़रिए से देखना है। हमें अपनी कक्षा में किसी भी प्रकार के बालकों के साथ भेदभाव नहीं करना है, जैसे यह योग्य बालक है तथा इस बालक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर कोई बालक पिछड़ी जाति या वंचित बालक हो तो हम उसे नहीं पढ़ाएंगे आदि। हमें सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लेना है, मेन स्ट्रीम में लेके चलना है। एनपीई का कह रहा है, NPE 2020 कह रहा है कि हमें जो शिक्षा देनी है ना, सभी बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करने और सभी को मुख्य धारा शिक्षा की मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। बाय 2030 तक NPE 2020 टीचर एजुकेशन की बात की गई है। NPE 2020 के अंदर यह बताया गया है कि हमें 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएड हमें बात की गई है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समान एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हमें बालक को कक्षा में समान रूप से और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा सही बालकों को प्रदान करनी है। हमें सभी बच्चों को समान रूप के साथ लेकर शिक्षा प्रदान करनी है। ओके, ये भी पेपर में सवाल आया था। MHRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। यह परिवर्तन NPE 2020 के अंतर्गत किया गया है। ओके, ये हमारा NPE मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीट कर दिया मैंने आपको। ठीक है, इसकी PDF मैं गूगल पे डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे, और साथ ही आपके टेलीग्राम पेज पे फॉलो कर दूंगा। और अब इसके क्वेश्चन करते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो आपके एग्जाम्पलर पेपर है सीटेट की साइड पे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्र भाषा में कक्षा तक का पाठ पढ़ा सकेंगे। ठीक है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ग्रेड 5, ठीक है, क्योंकि 5वीं क्लास में ग्रेड 5। ठीक है, मैंने बताया था ना 5+3+3+4। ठीक है, तो और इसमें ठीक है, तो हमारी मातृभाषा इसमें आती है ग्रेड 5 में। आगे चलते हैं। किस वर्ष तक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्य 4 वार्षिक एकीकृत BEd होने जा रही है डिग्री? ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कब बताया था, इसका डी इसका राइट आंसर है 2030। ओके, आगे चलते हैं।
व्याख्या 2030 तक शिक्षा के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिग्री। ओके, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? बताइए। इसका आंसर है बी। ठीक है, कस्तूरी रंजन। आगे चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए सीमित ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? ठीक है, इसका जवाब आप है ए। मैं सोच रहा था इसका जवाब को छुपा दूं, ठीक है, आप नेट से देख के दें, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसका जवाब छुपाने की, मगर ओके, मैं आपको उसमें पीडीएफ में तो फिर आपको पता ही लग जाएगा। ठीक है, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ओके, ये मैंने सारे क्वेश्चन है, कोई इसमें से, हाँ, ये पेपर में आ चुका है। NP 2020 में वर्तमान 10+2 के प्रणाली को नई पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित मतलब रिफॉर्म किया गया है। नई पाठ्य संरचना किस प्रकार है? ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, 5+3+3+3+4। ओके, सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत का तक बढ़ाया गया है? इसका जवाब भी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, 50%। ये भी मेरे को छुपाना था। कुछ क्वेश्चन मैं अगली बार वीडियो में ऐसे लाऊंगा जो मैं उसका आंसर ना लिखूं, ताकि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मगर मैं कर देता हूँ। व्याख्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर बल देने की बात की है? किस पर बल दिया गया है? ठीक है, किस पर बल दिया गया है? कौन सी पूछे? अंडरस्टैंडिंग, संप्रत्य समझ पर। ठीक है, परीक्षा के लिए पढ़ना गलत है। स्मरण आधारित मतलब मेमोराइज के लिए पढ़ना, वेदन और सभ्यता, ये भी गलत है, और हमारा डी इसका राइट आंसर है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। ठीक है, प्रयोगात्मक। ठीक है, विषय वस्तु अनुमुखी, ये तो गलत है। पाठ्य के केंद्र भी गलत, व्यवहारात्मक भी गलत है। ठीक है, वीडियो लेंथी ना हो जाए, ये तो आप PDF पढ़ ही लोगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रस्तावित रखा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनकी घर या स्थायी भाषा में पढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका NP पूरा मैंने करवा दिया, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही आप बताना आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और थैंक यू सो मच मुझे इतना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।